चलिए भाई, बहुत ध्यान से आज हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसमें भी डी ब्लॉक के यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, राइट। तो बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखें। सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ आप लोगों को कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं। ऑल्दो क्लास के लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखिए। सी प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांजिशन एलिमेंट? आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या समझते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो बहुत ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स दोज आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, incompletely filled in D subshell in ground state as well as in +2 oxidation state, या मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ this is common oxidation state, right? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, राइट। तो सो द ट्रांजिशन एलिमेंट आर द एलिमेंट्स विच आर इनकम्प्लीटली फिल्ड इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ Mn, है ना। Mn जिनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 होता है। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, दिस इज आर्गन 3d5 4s2। अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो यहाँ पर D में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं D सबशेल बनाता हूँ तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हैं और 5 ऑर्बिटल्स के अंदर 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 5 ही आ रहे हैं। लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की, लाइक Mn+2, अगेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d5 4s0। तो इसका मतलब D के अंदर फिर से कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाने? सर यहाँ पर 5 अनपेयर्ड अब भी पाए जाने हैं। इसका मतलब ये हो गया, अब जरा पढ़ के देखो, इनकम्प्लीटली फिल्ड इन डी ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो होप ये डेटा क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए एनसीईआरटी में दिया हुआ एक सवाल है, ये है आप लोगों के सामने। उसको बोला है उन्होंने कि देखिए जरा सभी बच्चे ध्यान से, वाई जिंक कैडमियम मरकरी डू नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलना चाहिए। वाई? बट ये डी ब्लॉक के तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं जिंक को उठा लेता हूं तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सो दिस इज आर्गन 3d10 4s2। आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन दैट जिंक गेट कन्वर्ट इनटू आर्गन 3d10 4s0। इसका मतलब ये हो गया कि D के अंदर अभी भी कोई अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दोनों ही केसेस के अंदर D इज कंप्लीटली फिल्ड। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल्दो दे आर कंसिडर एज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ऐसा कोई सवाल आए तो महा बेसिक सवालों में काउंट होगा। इजीली आप लोग जो है इसको कवर कर सकते हैं। बहुत ध्यान से ईमानदारी के साथ ये कंटेंट देखने की कोशिश कर, नोट कर लीजिए। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सभी देखेंगे प्लीज़, ठीक है। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करो। इधर आइए। इसके बाद की जो मेरे पास कहानी है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ।
ठीक है ना, एक ही बारी में काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने का तरीका। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, बहुत ध्यान से सुने सभी बच्चे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये रही आप लोगों के सामने, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये रही आप लोगों के सामने। क्या? दे हैव incompletely filled डी सबशेल। इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड क्या है बेटा? डी सबशेल है। बात समझ में आ गई होगी, तभी तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तभी तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। चलो जी, दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, दे हैव अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या? अगर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली दे शो पैरामैग्नेटिक करेक्टर, हाँ या ना? और पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करने वाले ही क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। क्या शो करते हैं बच्चों? कलर जो हैं ये शो करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। मैंने बोला दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल, दे हैव अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे आप लोगों से वाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जस्ट ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा। कोई पूछे वाई दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो इससे जस्ट ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा, मतलब दे हैव अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सी नेक्स्ट, क्योंकि अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए दे शो कलर, ये कलर शो करते हैं। ऑल्दो इसका एक और रीजन लिखा जाता है, इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। प्यारे बच्चों, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो आपको एक बात सिखाई जाएगी, 2 एनर्जी लेवल्स आर देयर, दैट इज T2G ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट और EG एंटीजन ग्रुप। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांजिस्ट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। अगर वो रिलीजिंग एनर्जी फ्लोरोसेंट बैंड पे आ जाती है, यानी कि विजुअल रेंज में आ जाती है, तो हम लोगों को कलर शो होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कलर शो होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी है कि जहां कलर शो हो रहा है वहां अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट? क्या गेम समझ में आ गया? आगे जब आप लोग फर्दर हायर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां सिखाया जाता है मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर या लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर। वो आप लोगों के सिलेबस में अगर थोड़ा बहुत पढ़ाया भी जाएगा तो कोऑर्डिनेशन के अंदर ही पढ़ाया जाएगा। अभी की कहानी के अंदर आप लोग इतनी बातों को सीख सकते हैं, राइट? बहुत ध्यान से चीजों को समझो। मैंने बोला दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल, दूसरा मैंने बोला दे हैव अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा मैंने बोला दे शो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, फिर मैंने बोला दे शो कलर एंड इट इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा हो रहा है सर डी ट्रांजिशन की वजह से। चलो सर, बात समझ में आ गई। पांचवा पॉइंट आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। दे आर हार्ड मेटल। सर ये तो सभी को पता है सर, जहां आयरन आ जाए, जहां ऑस्मियम आ जाए, वो जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? हार्ड मेटल ही होंगे। नेचुरली लो मेल्टिंग पॉइंट शो कर देता है। तरीका वही है जो मैंने आप लोगों को बताया है, तरीका वही है जो मैंने आप लोगों को सिखाया है। चलो बहुत बढ़िया, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सबसे पहला पॉइंट बताया, दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल, they have unpaired number of electron, they show paramagnetic character, they show color, they are hard metal, they have strong metallic bonds and they have high enthalpy of atomization।
पॉइंट नंबर 8 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनो। आप मुझे बताइए, जिसके बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती होगी तो क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, हाँ या ना? और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, तो एक बात भी समझो, क्या सर इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो मतलब डेंसिटी भी ज़्यादा। यहाँ एक बात याद आ रही है, मैं बोल ही देता हूँ। जो ऑस्मियम होता है इसकी जो डेंसिटी है ये इरिडियम के इक्वल है, और पूरी पीरियोडिक टेबल में, या मैं बोलूँ डी उसमें डी सबशेल में, या मैं बोलूँ डी ब्लॉक के अंदर, ऑल दो वैसे पीरियोडिक टेबल भी लिख सकते हैं, ऑस्मियम एंड इरिडियम बोथ शो मैक्सिमम डेंसिटी। अगर कोई मिनिमम पूछ रहा है मुझसे डी ब्लॉक के अंदर, तो मेरा आंसर होगा स्कैंडियम। स्कैंडियम शो द मिनिमम डेंसिटी। होप मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, कभी कभी जेई नीट में डायरेक्ट भी इस पर सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, तो ये बात आपको अपने टीचर की क्लियर हो गई होगी। आप लोगों से पूछ सकता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट सो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आंसर क्या बोलोगे? ड्यू टू हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, ड्यू टू हार्ड मेटेलिक करेक्टर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट कंफर्मेशन आती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। यहां पर मुझे लिखना चाहिए दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल्दो आप लोगों को ये बात पता भी है सर की, क्या कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था जो अपना Mn है वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। जो अपना Ru या ऑस्मियम है ये +8 तक, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर देता है। इसका मतलब दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसका लॉजिक बस सिंपल सा ही है। आप बताओ, जो वेरिएबल बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगी तो बॉन्डिंग कैसे पार्टिसिपेशन करेगा? इसका मतलब इसका रीजन मैं चाहूं तो क्या लिख सकता था? इसका रीजन लिख दो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट कौन सी सबशेल? डी सबशेल ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल्स में यहां पर लिख सकता हूं। बोलो बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई सर? आप मुझे बताइए, क्या इसी पॉइंट के रिजेंबल में एक बात लिख देता हूं, दे फॉर्म गुड कॉम्प्लेक्स। इवन ये कॉम्प्लेक्सेशन भी अच्छा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हीमोग्लोबिन कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन। इसका मतलब आयरन क्या है? एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सर कॉम्प्लेक्सेशन में अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई दे कैन पार्टिसिपेट विद द लिगेंड टू फॉर्म द बॉन्ड एंड एक्ट एज ए गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। या मैं कहूं अच्छे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, या मैं कहूं ये अच्छे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। चलो सर बात भी पता लग रहा है ना सर? इसका रीजन जस्ट ऊपर वाला है ना? आप लोग देख रहे हो कंटेंट इस तरीके से प्रिपेयर्ड है कि जो सवाल आ रहा है जस्ट उससे ऊपर वाला उसका क्या है जी? रीजन है। अगर आप लोगों से कोई पूछे, दे फॉर्म अलॉय, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलॉयस, अलॉय भी बना लेते हैं, अलॉयस बना लेते हैं, और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियस। ऐसा कहा जाता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट टू राइट साइज सिमिलरिटी हो जाती है। आपको पता ही होगा
3D और 4D में तो फिर भी डिफरेंस है, लेकिन 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स को सेपरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद होगा आप लोगों को 58 से 71 के बीच में एक अलग सीरीज है, 90 से लेके 103 के बीच में एक अलग सीरीज है जिसको लेंथेनाइड एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं हम लोग, राइट। तो दे फॉर्म अलॉय ड्यू टू द सिमिलर एटॉमिक रेडियस, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। सर अलॉय का फॉर्मेशन क्या है? बेसिकली देखो क्या होता है, मान लो अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट का साइज सिमिलर है तो अलॉय कितनी जल्दी बन जाएगा। मान लो ये ए है, ये बी है, बी को रिप्लेस करके, क्योंकि एलिमेंटेशन का साइज क्या है, सिमिलर है, आप सी को जल्दी से लगा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जब सिमिलर एटॉमिक रेडियस होते हैं तो बॉन्ड मजबूत होते हैं या बॉन्डिंग ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हो गया दे कैन फॉर्म अलॉय इजिली। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 12, जो कहता है दे आर गुड कैटलिस्ट। ये अच्छे कैटलिस्ट भी हैं। बात तो सर सही है बिल्कुल। हमने हेबर प्रोसेस पढ़ा तो हेबर प्रोसेस में हम लोगों ने ये बात जानी कि हमारे पास आयरन एज ए कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर होता था। हम लोगों ने ईथीन को ईथेन में कन्वर्ट किया, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ईथीन रिएक्ट विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, रेने निकल टू कन्वर्ट इनटू द ईथेन, है या ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि दे आर एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की दुनिया आपको पता ही है, सभी को पता होनी चाहिए, अदरवाइज मैं पढ़ा भी देता हूँ। देखो बहुत ध्यान से देखिए, कैटलिस्ट को सीख लीजिए। ऑल्दो मैं ये बात आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और सही, बहुत ध्यान से देखिए। सी आप मान लीजिए ये आपके अरुण सर हैं और हम अपनी कार से यहाँ पर जा रहे हैं, हाईवे है मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये अपने बच्चागण है, यानी कि स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट मान लेते हैं, चलो ये आदित्य है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये मुझसे थोड़ा सा चलो आगे चल रहा है ना, बच्चे को आगे रखना चाहिए टीचर से, है ना। तो मैं मान लेता हूँ ये थोड़ा सा आगे चल रहा है मुझसे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ 2 किलोमीटर पीछे इससे, और ये मुझसे 2 किलोमीटर आगे। तो बताओ क्या हमारी इतनी दूर से हाय हेलो हो जाएगी? क्या आदित्य को 2 किलोमीटर दूर का दिखाई देगा और ये सोच लेगा अब अरुण सर की कार आ रही है, हाय हेलो कर लो? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, मान लेते हैं कि हम लोग एक होटल पर रुके और उस होटल में एक टेबल पर आदित्य जाकर बैठा हुआ है, ठीक है भाई, ए डैश। आदित्य कह रहा मुझे डैश क्यों बना रहे हो सर, है ना। चलो ए डैश। अब यहाँ पर जो है अरुण सर आए घूमते हुए, इन्होंने देखा आदित्य ने मुंह छुपाना शुरू कर दिया होगा, है ना। नहीं, अब यहाँ पर भी हमला आ गई, बिल्कुल इसके सामने ही बैठ गए। अब तो हाई हेलो करनी पड़ जाएगी आदित्य को। बताओ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बहुत ही नालायक हुआ तो नहीं करेगा, अदरवाइज तो थोड़ी बहुत भी कहीं कुछ होगी, हाँ हाँ वही शब्द बोल लो, तो भाई ये जो है हाई हेलो करेगा सर से। और अच्छा बच्चा हुआ तो पूछ भी लेगा सर टी कॉफ़ी वगैरह, ऑल दो हम मना नहीं करेंगे, नहीं भाई कुछ बड़ा मंगा लो, ठीक है। लेकिन जो है फिर भी ये ए डैश जो है, ए के अगर सामने आ गया तो इसको हाई हेलो करनी पड़ जाएगी, मतलब दोनों में बॉन्ड बनना शुरू। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जो ये टेबल है, इस टेबल का नाम है कैटलिस्ट। अब हम अंग्रेजी में कुछ बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस टू रिएक्ट द रिएक्टेंट स्पीसीज। खत्म, बोलो भाई। कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेसिस टू रिएक्ट द रिएक्टेंट स्पीसीज। खत्म एक बारी में। इसी को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। चलो भाई, खाना पीना हो गया, जाने लगे। खाना पीना हो गया और जाने लगे। और जाते हुए क्या आदित्य है इस टेबल को एज ए निशानी अपनी कार में रख लेगा, या हम ऐसा कर लेंगे? बताओ। नहीं। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के रेट को बढ़ा घटा के, लेकिन प्रोडक्ट के साथ कभी भी नहीं निकलता। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लोग आएंगे जाएंगे, टेबल अपनी जगह रहेगी। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा घटा सकता है,
और प्रमोटर कौन है यहाँ पता है? ये रहा भाई। अगर ये होटल ना होता और ये टेबल कहीं भी रखी होती रोड पे तो मजा ले, ये रुक जाए या हम रुक जाए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये अपना प्रमोटर विच प्रमोट कैटलिस्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट? और ये काम वही कर सकता है जिसके पास फ्री सरफेसेस हो। और फ्री सरफेस का मतलब यहां फ्री ऑर्बिटल से है, और फ्री ऑर्बिटल बोले तो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कौन करता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। बोलो पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है क्या? चलो सर मान लेते हैं आप कह रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। चल, दे आर गुड कैटलिस्ट। और इसका जो रीजन आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने अरहेनियस पढ़ा दिया है तो ये लिख सकता हूं, बिकॉज दे प्रोवाइड या प्रोवाइडेड surfaces to react the reactant species। चलो सर, reactant species, ठीक है भाई। and decreases activation energy। याद आ रहा है आप लोगों को? भाई जो ऑनलाइन स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, कृपया करके अगर ये डेटा समझ में नहीं आ रहा तो इससे 1-2 क्लास पहले की वीडियोस हैं, केमिकल कैनेटिक्स में हम लोगों ने एक एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व पढ़ाया है, तो वो आप एक बार जाके देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। आप लोगों को याद है अरहेनियस में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, log K2/K1 इजिकल टू EA माइनस EA डैश डिवाइड बाई 2.303 RT। तो वहाँ EA डैश इज व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। चलो सर बात समझ में आ रही है आपकी? अंतिम पॉइंट रह गया है, पॉइंट नंबर 13। क्या 13 क्या मेरा? पॉइंट नंबर 13। बहुत ध्यान से सुनो भाई, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने। दे कैन फॉर्म कौन सा कंपाउंड? दे कैन फॉर्म इंटरस्टीटियल compounds। they can form interstitial compounds। ये interstitial compound बना लेते हैं। अब ये कंपाउंड इंटरस्टिशियल क्या है जरा सोच कर बताओ। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं इस बात को समझो। सर ये ना आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा दिया है, पढ़ाने को तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है जीवन में। देखो ये हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास दूसरा एटम है, ये अपने पास तीसरा आइटम है, ये चौथा आइटम है। ऐसा करने से एक वॉइड दिखाई दे रही होगी। मुझे बताओ एटम की रिस्पेक्ट में इस वॉइड का साइज क्या रहा होगा? छोटा। इसका मतलब यहाँ पर केवल और केवल स्मॉल साइज एटम ही आ सकता है, और जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो वो आ सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका स्मॉल साइज होता है। किसने बताया स्मॉल होता है? हम बता रहे हैं। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। बात समझ में आई या नहीं आई? और ये मेटल ऐसे मेटल हैं जो बेसिकली क्या काम करते हैं? लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो जाता है? घट जाता है। और क्योंकि मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दे कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड बिकॉज small size and high charge density of which element? D block elements। बोलो बात समझ में आई क्या? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जरा बता दें हमें, क्या ये पिक्चर समझ में आ रही है सभी बच्चों को? मैंने आपको यहाँ 13 पॉइंट नहीं पढ़ाए, मैंने 13 क्वेश्चंस करा दिए। डी ब्लॉक एलिमेंट छोटा चैप्टर है, बड़ा नहीं, पर खींचने को इसको कितना भी खींच सकते हैं क्योंकि इसका नाम इनऑर्गेनिक है। कहीं से भी कहीं चीज़ किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं। बताइए ज़रा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, डू मैसेज टू मी, डू फास्ट। बताइए ज़रा क्या ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। Properties of transition element. The very first property is they have incompletely filled d subshell, right?
क्योंकि सर ये ट्रांजिशन है इसलिए इनकम्प्लीटली फिल्ड डी तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, दे हैव अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, दे शो पैरामैग्नेटिक, करेक्ट। नेक्स्ट, दे शो कलर ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। दे आर हार्ड मेटल, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सर कोई सवाल पूछ ले आप लोगों से, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? द रीजन इज व्हाट? बिकॉज they have strong metallic bond, because they are hard metal. And why they are hard metal? Why they are hard metal? Ultimately आंसर पहुंचेगा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज्यादा बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी बढ़ती है, और जितनी ज्यादा बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी बढ़ती है उतना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर आ जाएगा, क्योंकि दे आर मेटल। यस और नो? नेक्स्ट आता है वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका रीजन भी क्या आ जाएगा? एटमाइजेशन से आ जाएगा। मतलब काफ़ी सारी बात इसमें ऐसी हैं, एक सवाल उसके ऊपर उसी का आंसर। दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वही शो कर सकता है जिसके पास अवेलेबिलिटी हो डी सब शेल की। इसके बाद हम लोग बात करें, दे फॉर्म गुड कॉम्प्लेक्स, द रीजन इज अबव। फिर कह रहा है दे फॉर्म अलॉय, अगेन द रीजन इज अबव। और बाकी आप ये भी लिख सकते हैं, ड्यू टू द सिमिलर एटॉमिक रेडियस ऑफ द डी सबशेल या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर गुड कैटलिस्ट। अगेन द रीजन इज, क्या बोलोगे? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू प्रोवाइड द सरफेस टू रिएक्ट द रिएक्टेंट स्पीसीज एंड डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दे कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड बिकॉज स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो होप ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। बहुत जल्दी से मैसेज करिए अगर ये बातें क्लियर हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ के बाद की कुछ गेम है, जैसे डेंसिटी है, वॉल्यूम है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इन सारी चीज़ों को जो है ठीक से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।